टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लेखपाल की तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा विशेष पैकेज है और हमारा एक टारगेट भी है कि हमारे से जुड़े हुए प्रत्येक जो छात्र है वो 92 प्लस नंबर लेके आए। ये हमारा टारगेट किया गया है। इसे हमने एक मिशन दिया है, मिशन 92 प्लस। इसके लिए आपको देखिए ग्रामीण समाज को लेकर के आज ये मेरा वीडियो है। ग्रामीण जो समाज और उसका जो विकास है, ठीक है, जो ग्रामीण विकास है, ये आपका टॉपिक है और इसके अंतर्गत आपको 25 प्रश्न का टारगेट हिट करना है। 25 के 2500, ठीक है। तो मैंने इसमें वीडियो बनाई है, क्रमबद्ध तरीके से आप वीडियो बनाए हुए हैं। इसी का एक जो टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था को हम बात करें तो इसको लेकर के हमें स्पष्ट अवधारणा होनी चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इससे कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या आपका वनडे एग्जाम हो, पीसीएस हो, कहीं भी हो। इस टॉपिक से सारे जो प्रश्न हैं उसका कलेक्शन मैंने इसमें दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने आपको कितने वीडियो बनाए हैं? 4 वीडियो बनाए हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का पहला जो है वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, पहला वीडियो, ठीक है। दूसरा जो वीडियो है वो आपका है ब्रिटिश शासन में। किसमें? ब्रिटिश शासन में स्थानीय स्वशासन क्या रहा है। यानी पहला ऐतिहासिक तथ्य, यानी प्राचीन काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक का इस वाले वीडियो में आ जाएगा। ब्रिटिश काल में जो भी हुआ वो सेकंड वीडियो में आ जाएगा। और तीसरा जो वीडियो होगा इसमें आएगा संविधान सभा से लेकर आज तक, संविधान सभा से लेकर के आपके आज तक, ठीक है। और जो चौथा जो वीडियो होगा वो होगा प्रश्नों का, ठीक है। और इसमें मैं आपको 200 प्रश्न कराऊंगा। ये 200 प्रश्न में से ही आपके ग्रामीण समाज में जो पंचायती राज व्यवस्था है, यहां पर आपके 2 से लेकर के 5 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये 200 प्रश्न करने के पश्चात आपके ये जो प्रश्न आएंगे 100% आपसे बनेंगे। आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने हैं, सारे के सारे वीडियो देखने हैं। और जो नोट्स है वो जो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और स्टोर, जो स्टोर है, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पर इसे परचेज करेंगे तो 500 रुपये में आपको सारी चीज मिल जाएंगी। और ध्यान रखिएगा इन 500 रुपये में हम आपको 5000 ग्रामीण समाज और जीएस के पेपर का बृहद डिस्कशन होगा और उसकी जो जीएस है उसकी भी क्लास होंगी। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है सेशन। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक तथ्य। क्या है? ऐतिहासिक तथ्य। इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और जब ग्रामीण सभ्यता थी इसका मतलब है उसका जो रूट होगा वो ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन हम वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारी ग्रामीण शासन की आरंभ होगा। तो जो आपका सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो भी इसमें आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा। हालांकि मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया भी है। तो वैदिक काल में जिसे हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं और जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, ठीक है। तो वैदिक काल से हम इसको शुरुआत मानते हैं। और वैदिक काल में जो प्रशासन की जो छोटी इकाई थी वो आपकी कुल थी। क्या थी? कुल। और कुल का जो मुखिया यानी परिवार, यानी जिसे बोलते हैं परिवार, ठीक है। तो ये जो परिवार है, परिवार, तो इसका जो मुखिया होता था कुलप होता था। क्या होता था? कुलप। और ये कौन होता था? पुरुष होता था। क्योंकि जो आपकी वैदिक सभ्यता है वो कैसी है? वो पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। इसलिए राज्य की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कुल दिखाई देती है और कुल का मुखिया कुलप दिखाई देगा, जो कैसा होगा? पुरुष होगा। कुल से बड़ी जो इकाई है वो ग्राम है। यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो पूछ लेता है कि वैदिक काल में सबसे न्यूनतम इकाई क्या थी? कुल थी। या कुल से बड़ी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। या विश्व और कुल के बीच में
कौन सी इकाई आती थी? इस तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र, राष्ट्र से छोटी इकाई जन, और जन से छोटी इकाई थी विश्व, विश्व से छोटी इकाई थी ग्राम, और सबसे लोएस्ट जो इकाई थी वो थी कौन सी? कुल थी। तो जो गांव का जो मुखिया था, गांव के मुखिया को हम ग्रामणी कहते थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में गांव का जो मुखिया होता था उसे हम क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वैदिक काल के बाद पहुंचते हैं। तो वैदिक काल के बाद में आपका महाजनपद काल आता है, और उसके बाद हमें मौर्य काल दिखाई देता है। मौर्य काल में हमें विशाल साम्राज्य दिखाई देगा, और उसमें एक समृद्ध गांव भी दिखाई देंगे। तो देखिए मौर्य प्रशासन की अगर हम इकाई की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई आपका केंद्र था, यानी सबसे बड़ी राज्य की। और केंद्र को किसमें बांटा गया था? प्रांत में। और प्रांत को बांटा गया था किसमें? मंडल में। और मंडल को बांटा गया था आहार में। आहार जो होते हैं ये जिले होते थे। इसे आज के जिले की तुलना आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जिले को किस में बांटा गया? तो जिले को बांटा गया था स्थानीय। और जो स्थानीय होते थे इसमें 800 गांव होते थे। कितने होते थे? 800 गांव होते थे। साथ ही द्रोणमुख स्थानीय से छोटी इकाई थी द्रोणमुख, और द्रोणमुख में आपके 400 गांव होते थे। और द्रोणमुख से छोटी इकाई थी खारवटिक, और जो खारवटिक थी इसमें 200 गांव होते थे। कितने? 200 गांव होते थे। और उसके बाद था संग्रहण। संग्रहण था, इसमें 10 गांव होते थे। और अंतिम जो यूनिट थी वो थी गांव। तो ये भी मौर्य काल में हम देखते हैं, और मौर्य काल में भी हमें ग्रामणी दिखाई देता है। अब यहां देखते हैं ग्रामणी कौन सा था? ग्रामणी था वो गांव का मुखिया था। क्या का था? गांव का मुखिया था, ठीक है। तो ये आप नोट कर रहे होंगे, नोट करते रहिए, नोट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा। गोप जो था, गोप था जो संग्रहण, जो 10 गांव होते थे उसका मुखिया। तो 10 गांव का जो मुखिया होता था वो आपका गोप कहलाता था। और साथ ही मौर्य काल में हमें ग्राम वृद्धा परिषद दिखाई देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्राम वृद्धा परिषद कहां दिखाई देती है? तो आपको दिखाई देगी कहां पर? पहली बार मौर्य काल में है। अब प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के महत्व को समझने वाला प्रथम शासक कौन था? जिसने पंचायतों को, यानी जो गांव को जो वित्तीय पावर दी थी, वो पहला जो शासक था वो मौर्य सम्राट अशोक, महान अशोक। इन्होंने सबसे पहली बार गांव की भूमिका को समझा, और गांव के लिए स्पेशल एक नियम बनाए, और वहां के वित्तीय पावर को भी ध्यान में रखते हुए पदों को बनाया था। और उसी में आपका जो एक पद है रज्जुक है। ध्यान रखना, रज्जुक जो था ये राजस्व का अधिकारी था। किसका था? राजस्व से संबंधित अधिकारी था। और चौथे लेख में, सम्राट अशोक के चौथे लेख में रज्जुक के बारे में वर्णन किया गया है। बाद में यही व्यक्ति न्याय में भी शामिल हो गया था। न्याय वाले भाग में भी रज्जुक की भूमिका हमें दिखाई पड़ती है। तो मौर्य काल में देखते हैं, तो मौर्य काल में हमें गांव एक नए रूप में, नए अंदाज में, यानी विकसित जो ग्राम समाज था वो दिखाई देता है। और जो मौर्य काल में जो गांव थे वो आत्मनिर्भर हो गए थे, क्योंकि मौर्य काल में हमें गांव विकसित दिखाई देते हैं। सूत्री वस्त्र उद्योग दिखाई देता है, शिल्पकला दिखाई देती है, लौह का प्रयोग दिखाई देता है, मतलब मृदभांड कला भी दिखाई देगी, स्थापत्य कला, शिल्पकला, चित्रकला, ये सारी चीज दिखाई देंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो गांव थे वो समृद्धि वाले गांव थे। अब बात करते हैं जब मौर्य का पतन हो गया तो मौर्योत्तर काल आया, और उसके बाद आया गुप्त का प्रशासन। तो जो गुप्त काल में हमारी राज्य की सबसे बड़ी इकाई आपका केंद्र था। उसके बाद राज्य हुआ करते थे जिन्हें भुक्ति कहते थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में प्रदेश की इकाई को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। उसके बाद आपकी जो थी विषय, और जो विषय थे वो आधुनिक जिलों के, जो आधुनिक जो जिले हैं उनको उस वक्त विषय कहते थे। और इसका जो मुखिया जो कहलाता था वो विषयपति कहलाता था, विषयपति कहलाता था। और भुक्ति का जो था उसे उपरिक बोलते थे। साथ ही बीथी यानी जिले से छोटी इकाई, इसे हम बोलते हैं, इसे आज की जो तहसील है उस ये कहा जा सकता है। उसके बाद पेट, और पेट के बाद आपकी ग्राम। तो केंद्र, प्रांत, विषय, विधि, पेट और ग्राम, ये चरण हमें दिखाई देता है गुप्त काल में भी। और यहां भी भू राजस्व ही मूल, भू राजस्व ये क्या था? यही आपका मूल इनकम थी।
मूल आय जो थी वो क्या थी, और इसका जो केंद्र बिंदु था वो आपका था गांव था। अब देखते हैं किसमें गुप्त काल में जो भू राजस्व है वो कितनी है, तो गुप्त काल में जो आपका भू राजस्व है वो 1/6 है, ठीक है। और यहां पर भूमि की कई श्रेणियां दिखाई देती हैं और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो जीएस में पूछेगा, नहीं तो ग्रामीण वाले समाज में पूछेगा। क्या पूछेगा कि क्षेत्र भूमि किसे कहते हैं। क्षेत्र भूमि ऐसी भूमि होती थी जिस पर खेती की जाती थी, ऐसी भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। साथ ही दूसरी थी बंजर भूमि, बंजर भूमि को सिल कहते थे या खिल कहते थे। ध्यान रखना, ये सिल है, ये तद्भव है, खिल जो है वो तत्सम है। अब है वास्तु। वास्तु भूमि जो थी, जो वास करने योग्य, जिसपे रहते थे, रहने लायक जो भूमि थी उसको हम कहते थे वास्तु। साथ ही ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव वो वह भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, कर मुक्त भूमि होती थी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ऐसी भूमि को हम ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। साथ ही ब्राह्मणों को दूसरी भूमि और दी जाती थी, उसे बोलते थे अग्रहार। जो अग्रहार है ये मंदिरों को दी जाती थी, ब्राह्मण जो मंदिर में रहने वाले ब्राह्मण थे, जो मंदिर की जो टीम थी उसको दी जाती थी, ताकि वह क्या कर सके, वो शैक्षिक और धार्मिक प्रबंध कर सके, धार्मिक कार्य में उन्नति दे सके, शैक्षिक कार्य कर सके, उसके खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपकी अग्रहार भूमि दिखाई देती है, ये दी जाती थी केंद्र के द्वारा लोगों को। अब देखते हैं कि सातवाहन काल आते हैं और सातवाहन काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया भूमिदान देने की। नागनिका का नानाघाट अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, आपके लोअर पीसीएस में या लेखपाल में पूछा जा सकता है कि नागानिका का नानाघाट अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। यहां पर मिलती है भूमिदान, भूमिदान का साक्ष्य प्रथम बार हमें जो मिलता है वो हमें नानाघाट अभिलेख में मिलता है। इसलिए छात्रों इसको नोट कर लेना कि सातवाहन काल में ही भूमिदान देने की परंपरा आरंभ हुई थी। ब्राह्मणों को, बौद्धों को, जैनों को भूमिदान देने की जो परंपरा है वो सातवाहन काल में दिखाई देती है और उसका पहला जो अभिलेख जो दिखता है वो दिखता है आपका नागानिका का नानाघाट अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चोल प्रशासन। ध्यान रखिएगा, चोल प्रशासन है ये आपका इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि 1 नंबर का यहां पर टपकना चाहिए, ये तय मान लीजिए, इससे कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाएगा। तो चोल काल क्या कहा है, स्थानीय स्वशासन का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। जिस तरह से आज वोटिंग होती है उस रूप में नहीं, लेकिन मतदान प्रणाली वहां हुआ करती थी तो वो हमें चोलों में दिखाई देती है। और चोल शासक है उनका एक अभिलेख है उत्तमेरूर अभिलेख। उत्तमेरूर अभिलेख में हमें 3 संस्थाएं दिखाई देती हैं गांव की, एक तो नगरम है, एक उर है और एक सभा है। यानी उत्तमेरूर अभिलेख में 3 चीजें दिखाई देंगी, सभा, उर और नगरम। जो उर था, उर की जो समिति थी उसे आलूगढ़म कहते थे। देखना क्या कहते थे, आलूगढ़म कहते थे। आप यहां देखते हैं कि यहां पर कुछ 3 शब्दावलियां दे रखी हैं। पेरूगुरी, पेरूगुरी जो ग्राम पंचायत की जो सभा होती थी उसे पेरूगुरी कहते थे और उसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। साथ ही सभा की जो समिति हुआ करती थी उसे कहते थे बरियम। ध्यान, ये तीनों में से बरियम आपका पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो मैंने बताया कि चोल प्रशासन था, जो स्थानीय स्वशासन की जानकारी देने वाला चोलों में कौन सा अभिलेख है, उत्तमेरूर अभिलेख है। और उत्तमेरूर अभिलेख में 3 चीजें दिखाई देती हैं, नगरम, उर और आपकी सभा। अब देखते हैं कि जो इसका जो सभा थी उसका चुनाव कैसे होता था। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वो जो व्यक्ति जो चुना जाने वाला है वो एक वेद का ज्ञाता और उसका भाष्य का जानकार होना चाहिए। साथ ही शूद्रों के संपर्क से वो दूषित ना हो, ये बड़ा खतरनाक था कि शूद्रों के संपर्क से दूषित नहीं होना चाहिए। और चौथा था कि 3 साल से वो जो गांव की सभा थी, गांव की बरियम, ठीक है, बरियम में न चुना गया हो। साथ ही उसके पास 1/4 बेली, ये चोल शासन में भूमि को नापने की एक पैमाना था, तो उन्होंने कहा 1/4 बेली
भूमि का मालिक होना चाहिए, साथ ही वो अपराधी और चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। ये 6 क्वालिटी रखने वाला व्यक्ति ही चुना जाता था। अब चुनाव कैसे करते थे? इन सबके नामों को लिख करके एक जो मटका होता है उसमें डाला जाता था, पत्तों पर लिख करके, और एक छोटे से बच्चे से ये पर्ची उठवाई जाती थी। तो इस तरह से उनकी निर्वाचन जो प्रणाली थी वो लॉटरी पर आधारित थी। तो इसीलिए ये पहली बार हमें चोल काल में दिखाई देती है ये आपका चुनाव, योग्यता और विधिवत उसका वर्गीकरण। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल आपको चोल प्रशासन को कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक था हरिहर और बुक्का। हरिहर प्लस ये 2 भाई थे बुक्का, और मोहम्मद बिन तुगलक इनको पकड़ ले गया था, दिल्ली ले आया था और मुसलमान बना दिया। लेकिन इनके जो गुरु थे विद्यारण्य, उन्होंने इनको अपने हिंदुत्व का एहसास दिलाया। इन्होंने वापस में हिंदू धर्म में वापसी की और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य वही विजयनगर साम्राज्य है जो बाबर कहता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू शक्तिशाली थे, तो वो विजयनगर साम्राज्य में थे। तो यहाँ की जो ग्रामीण प्रशासन की जो व्यवस्था है इसको कहते हैं आयगार व्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयगार व्यवस्था कहाँ की है? विजयनगर साम्राज्य की है। और यहाँ पर जो गांव थे, जो गांव का जो प्रशासन चलाने के लिए 12 पदाधिकारी नियुक्त होते थे। 12 सदस्यों की एक यूनिट बनती थी, समिति बनती थी, और उस समिति को कहते थे आयगार। क्या कहते थे? आयगार। और जो कर्णिकम हुआ करता था वो गांव का अकाउंटेंट हुआ करता था। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में भी हमें एक स्पेशल स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था दिखाई देती है जिसे हम आयगार व्यवस्था कहते हैं। तो चोल प्रशासन में उर है और विजयनगर साम्राज्य में आयगार व्यवस्था है। इन दोनों को क्लैरिफिकेशन करते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए आप आंसर लगाएंगे। अब देखते हैं जो विजयनगर साम्राज्य था इसके बाद में हमारा जो मुगल काल है, तो औरंगजेब जो मुगल काल है उसमें भी हमें गांव का विकास दिखाई देता है। तो ध्यान रखना कि इस तरह से वो इतिहास का फिर सेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो मुख्य टॉपिक थे प्राचीन काल में वो मैंने आपको बताई। आपने हमारे इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही हमने कहा ना कि देखिए मेहनत करते हैं, पैसा भी चाहिए होता है, तो आपको ये कोर्स मात्र 500 रुपये में है। ध्यान रखना 500 रुपये में क्या क्या है? 500 रुपये में आपको 5000 प्रश्न हैं। 5000 प्रश्न किसके हैं? एक तो जीएस के हैं ताकि आपके 25 नंबर लाए जा सकें। और ये ध्यान रखना मेरे 25 साल का विशाल अनुभव है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज तक असफल नहीं हुआ हूं और उम्मीद है कि आपके भी केस में असफल नहीं होगा। साथ ही इसमें ग्रामीण जो शासन है इसके जो आपके 25 क्वेश्चन हैं और यहाँ मेरा टारगेट किसी भी हालत में आपका 48 क्वेश्चन लाना है। देखना ये 48 प्रश्न करवाना मेरी गारंटी है, लेकिन आपको मुझे फॉलो करना होगा और हम दोनों अगर फॉलो करते हैं एक दूसरे को तो निश्चित रूप से हमारा जो 92 का आपका लक्ष्य है वो मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या है? 500 रुपये में कोर्स खरीदना है। कहाँ से? प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, आप टाइप करेंगे टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी। टॉपर्स क्लब, ध्यान रखना IAS पूरा डालना पड़ेगा, तब कि टॉपर्स क्लब नाम से कई बने हुए हैं। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी ये आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद यहाँ के एक ऑप्शन आएगा स्टोर, और स्टोर के बाद आप जो लेखपाल वाला जो कोर्स है इसको क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा वहाँ मैं वीडियो लगातार बना के डाल रहा हूँ, तो इस तरह से आपको पूरा कोर्स वहाँ पर मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है मुझे तो 8604987816 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।